इस दौर के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की आगमन पश्चिम बंगाल में होने वाली है और पश्चिम बंगाल में चुनावी जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है उस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक तरफ से वरिष्ठ पत्रकार नवीन राय जी, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एनालिस्ट नरेश श्रीवास्तव जी। आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है और क्या अंदाजा लगता है इन पत्रकारों का कि जिस तरह से अमित शाह आने वाले हैं क्या कुछ समीकरण बदलेगा या हुमायूं कबीर ने जिस तरह से सियासी उछल पुथल मचाई है उसमें कुछ रुकाव लगेगा। नवीन जी, कल माफ कीजिएगा आज अमित शाह जी आ रहे हैं, क्या लगता है SIR की वेरिफिकेशन अभी कार्य चल रहा है उसमें अमित जी का आगमन क्या असर पड़ेगा उनका आने से? देखिए, इस बार का जो बंगाल का चुनाव होने जा रहा है 2026, ये कई मायनों में खास होगा और इस बात को बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह। और यही वजह है कि भाजपा को अगर कहा जाए तो देखा जाए तो भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो 24/7 राउंड द क्लॉक और हमेशा वो इलेक्शन मोड में रहती है। अन्य पार्टियों की तरह नहीं है कि भाजपा चुनाव हुआ तो उसमें सक्रिय हुई और चुनाव खत्म होते ही वो ठंडे पड़ जाते हैं। भाजपा वाले एक चुनाव लड़ते हैं फिर दूसरी तरफ की तैयारी शुरू कर देते हैं और अपनी कमियों को गिनते हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में इसके पहले भी कई बार चुनाव हुआ और अमित शाह की सक्रियता से यहाँ पे अपना मुस्तैदी किया और यही वजह है कि कभी बंगाल में लोकसभा में 2 सीट हुआ करती थी भाजपा की, जो आज बढ़कर इस स्थिति पे आई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कांग्रेस और लेफ्ट हाशिए पे चला गया और भाजपा एक विपक्षी दल के रूप में उभर कर सामने आ गई है। ऐसे स्थिति में भाजपा के चाणक्य जो कहे जाते हैं अमित शाह, उनकी मौजूदगी जो बंगाल दौरा हो रहा हो कई मायने में राजनीतिक नज़रिए से खास है। अभी फिलहाल उनका जो दौरा है वह एक तरह से बंगाल के भाजपा के कार्यकर्ताओं को बूस्टअप करने के लिए वो आ रहे हैं। नरेश जी, आपको क्या लगता है कि अमित शाह का आना कितना फायदेमंद होगा भाजपा के लिए? देखिए, ये अमित शाह जी आए हुए हैं, ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी लोगों में उमंग रहेगा कार्यकर्ता। लेकिन मेरा मानना नवीन राय जी से थोड़ा सा अलग है कि 12 हो सकता है भाजपा दूसरे स्टेट में 24/7 में रहती है, सारा दिन सारा रात एक इलेक्शन मोड में रहती है। लेकिन बोंगो बीजेपी एक अलग तरीके से चल रहा है और बोंगो बीजेपी में ऐसा कोई भी दूर दूर नहीं दिखलाई दे रहा है जहां पे इलेक्शन कार्यक्रम अच्छे तरीके से चल रहा है। नरेश जी, जैसे नवीन जी ने कहा कि भाजपा 365 दिन इलेक्शन कैंपेन में रहती है, तो अगर आप नजर गहरी डालें तो ममता बनर्जी भी 365 दिन इलेक्शन कैंपेन में मैं एकदम मानता हूं कि ममता बनर्जी 365 कम से कम इन दिनों में, इन दौर में जब से क्राइसिस आया है तब से ममता बनर्जी 365 दिन में कार्यक्रम में, जबकि तृणमूल कांग्रेस का इलेक्शन का काम कम से कम 80% कंप्लीट हो गया है। वहां पे भाजपा अभी शुरू भी नहीं की है, अभी किसी तरीके से कोई भी दौर पे शुरू नहीं है। सारे लोग कंफ्यूज है कि कहां पे किस तरीके से इलेक्शन होगा, किस तरीके से इलेक्शन लड़ा जाएगा। अभी जो SIR वेरिफिकेशन का मामला चल रहा है नवीन जी, अभी एक नया गाइडलाइन आया है, अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि जो सेंटर है वेरिफिकेशन सेंटर, उसके बाहर एक कैंप लगेगा तृणमूल का, मे आई हेल्प यू बोल करके, तो लोगों की मदद की जाएगी क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हाल है। तो आपको क्या लगता है कि ये भी एक वन टाइप ऑफ नहीं, ये कैंप जो उन्होंने बताया है ना कि मे आई हेल्प यू कैंप, ये मे आई हेल्प यू कैंप नहीं है, थ्रेट कैंप है। ये जबरदस्ती का कैंप, जो लोग आएंगे, जो SIR करेंगे, जो लोग सुनेंगे उनके लिए भी है, जो लोग अपील करने आएंगे उनके लिए भी थ्रेट कैंप है। इसको किसी तरीके से 500 मीटर के भीतर में अलाउ नहीं करना चाहिए और सेंट्रल रिजर्व फोर्स के अंडर में पूरा निगरानी में और CCTV की निगरानी में SIR अपील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं कि यही बंगाल सरकार है जिसमें जैसे लाखों लोग, ममता बनर्जी इतना ममता का उदार है कि जैसे लाखों लोग जिनका नाम कट गया है, जो वो रखना चाहती थी कि भाई ये लोग भी भाई किसी के माँ बाप हैं, भाई है, उनका दुलार है, उनका ममता है कि इनका नाम रहे। यही है मैं बोलूँगा। और एक बात मैं बोलता हूँ कि ये SIR होने के बाद में ये पता चला कि बंगाल में भाड़ा का बाप, भाड़ा का माँ, भाड़ा का बीवी मिल रहा है।
और नवीन जी, और जिस तरह से इलेक्शन से पहले जो एसआईआर का मुद्दा हुआ, बार बार अपोजिशन का कहना था कि एसआईआर को एक टूल्स के तौर पे भाजपा इस्तेमाल कर रही है। हाल फिलहाल अभिषेक बनर्जी ने अपने जो कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, उसमें उनको एक स्टेटमेंट कहा था, जो तो हो बे हमला तो जीत बे बांग्ला। इस स्टेटमेंट से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ये देखिए, आपको एक चीज़ सीधी सी समझनी होगी कि अगर केंद्र सरकार कोई भी फैसला ले रहा है या कोई स्टेप ले रहा है तो उसका विरोध करना विपक्षी दल का काम है। एसआईआर आज वक्त की ज़रूरत है और ये होना भी चाहिए। ये भारत का कोई भी नागरिक है जो इसका विरोध करेगा, एक्सेप्ट टीएमसी का। लेकिन टीएमसी भी शुरू में एसआईआर का विरोध कर रही थी, लेकिन संविधान से तो ऊपर नहीं है पार्टी, मजबूरी में इनको मानना पड़ा और एसआईआर पे अब इनको सहयोग भी करना पड़ रहा है। अभी आप थोड़ी देर पहले कहे कि मे आई हेल्प का कैंप लगाना पड़ रहा है। यह सब चीज़ें अपनी जगह है। सवाल उठता है कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं। जब आप नैतिक रूप से मान लिए कि एसआईआर होना चाहिए तो आपको खुलकर इसमें सपोर्ट करना चाहिए। समर्थन दे रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इसका एक निगेटिव पहलू भी है। आप इसको अपने हिसाब से, टीएमसी वाले इसको पक्ष में रखने की कोशिश कर रहे हैं कि सवार नाम केटे देवे, यही कोर देवे, यही कोर देवे। आप देखिए, भाजपा का कोर वोट बैंक अगर कहा जाए तो हिंदी भाषियों को कहा जाता है। और एसआईआर के नियम के मुताबिक आप हिंदुस्तान के किसी एक जगह पे ही, किसी एक प्रांत में ही आप मतदाता हो सकते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है, जो लोग बिहार में भी थे और बंगाल में भी थे, उनका नाम कट रहा है। ऐसे में बिहार के मतदाता, उत्तर प्रदेश के मतदाता, तो उनको खुद टीएमसी वाले कहते हैं कि भाजपा ही है। तो इससे तो नुकसान अगर उनके नजरिए से देखा जाए तो भाजपा वालों का हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि जो हजारों नहीं लाखों की तादाद में आज मतदाता सूची से लोगों का नाम गायब हो गया है। लोग दावा ही नहीं कर रहे हैं कि हम एसआईआर के लिए करेंगे। थोड़ी देर पहले नरेश जी ने जो कहा कि यहाँ पे किराए के बाप, किराए की माँ मिल रही है एक मतदाता सूची के मुताबिक, मतलब एक ही बाप के 3-3 बेटे हो गए, बाप को पता ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें इलेक्शन कमीशन की यहाँ पे खामियां है कि उसमें इसी को तो शुद्धिकरण कहा जा रहा है। और इस प्रक्रिया को सिर्फ इतना ही नहीं, इसको बहुत माइन्यूटली रीड किया जा रहा है। चलिए नवीन जी, मैं नरेश जी, आप दोनों आदमी से ये सवाल है, भाजपा के एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि भाजपा जीतने के लिए हर हरबा अपनाने की कोशिश करती है। जैसे कि आम लैंग्वेज में, आम भाषा में कहा जाता है दाम दंड। तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आए, साइंस सिटी में उनका मीटिंग चला। और अभी फिलहाल 3 दिन के दौरे पे होम मिनिस्टर पहुंच रहे हैं। चुनाव अभी 4 महीने बाकी है और देश का होम मिनिस्टर 3 दिन के लिए पश्चिम बंगाल में आ रहा है। तो क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो चुनाव की जो रणनीति बनाएगी भाजपा, अलग स्टेट से और ज्यादा गंभीरता के साथ, या कुछ और? आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसे ही मैं बोलूँगा, इट इज़ टू लेट। भाजपा, अमित शाह जी आ रहे हैं, काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत लेट है। ये स्ट्रेटजी और थोड़ा पहले करना चाहिए था। और बंगाल को, मेरा ये मानना है कि बंगाल को इस तरह के राजकता जो है, कोई अराजकता है, इससे मुक्त करना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट को। माने आप जो समझ रहे हैं, ये इसमें एक सिल्वर लाइनिंग आपको देखना पड़ेगा। ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो माइनॉरिटी वोट बैंक है। अभी ममता बनर्जी को एक ही जगह से जोर का धक्का लग सकता है यदि फ्रंट अच्छे तरीके से बने। जो हुमायूं कबीर आए हैं, लोगों का कुछ सेंटिमेंट गया है, मुसलमान लोगों का सेंटिमेंट गया है उनके साथ में। और वो यदि कोई मुसलमान माइनॉरिटी, यदि एक वैसी जैसे लोग, या पीर बाबा हमारे हैं जो नौशाद सिद्दीकी जैसे लोगों के साथ में यदि करती है, उसके साथ में कोई नेशनल पार्टी या रीजनल पार्टी होता है, तो निश्चित तरीके से माइनॉरिटी वोट बैंक टूटेगा। क्योंकि माइनॉरिटी में भी कुछ लोग जान गए हैं ममता बनर्जी को कि वोट की राजनीति कर रही है। इनफैक्ट माइनॉरिटी का किसी तरह का भी विकास नहीं हो रहा है। नवीन जी, आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत जी और अमित शाह के आने का क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए, मोहन भागवत जी के आने का एकदम खालिश मकसद था, वो अपने संगठन के लिए आए थे। अमित शाह के आने के पीछे आप केवल चुनाव से मत जोड़िए, आप इसके थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखिए। बांग्लादेश की जो स्थिति हो रही है, बांग्लादेश की जो परिस्थिति बनी हुई है और जिस तरह से चिकन नेक काटने की बात चल रही है, अमित शाह हमारे गृह मंत्री हैं, उनका बंगाल दौरा
उस नजरिए से भी तो आप देख सकते हैं कि बंगाल और हिंदुस्तान की अस्मिता को सुरक्षित रखते हुए बांग्लादेश को क्या कड़ा संदेश देना चाहिए, इसके बारे में भी तो ऑब्जर्वेशन करेंगे। क्या देना चाहिए? दे देना चाहिए था, ऑलरेडी दे देना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू भारत के संविधान में जो समझौता हुआ था शेख मुजीबुर रहमान के साथ इंदिरा गांधी का, उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि बांग्लादेश के माइनॉरिटी पे अगर एक भी माइनॉरिटी पे हमला होता है तो भारतीय सेना ये अधिकार रखती है कि तुरंत वहां जाकर हस्तक्षेप कर ले। अच्छा हालांकि नवीन जी आपकी इसी पॉइंट पे मैं बोलूंगा कि आपने कहा कि ये जो अग्रीमेंट हुआ था कांग्रेस का इंदिरा गांधी के साथ, कांग्रेस नहीं किसके साथ? भारत सरकार के साथ। माफ कीजिएगा, भारत सरकार की उस प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी। तो बारहा भाजपा ये कहती है कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी पार्टी है, जबकि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उस वक्त ये अग्रीमेंट हुआ था। देखिए अभी कोई भी माइनॉरिटी के साथ नहीं, कोई भी माइनॉरिटी के साथ अगर कुछ भी होता है तो ये अग्रीमेंट इनवैलिड हो जाएगा। तो हिंदुओं की सुरक्षा इनवैलिड नहीं होगा। फिर आप बातों को इनवैलिड नहीं, वो एग्रीमेंट के मुताबिक भारतीय सेना वहां सीधे हस्तक्षेप कर देगी ना। मतलब हिंदुओं की सुरक्षा के लिए केवल हिंदू क्यों? माइनॉरिटी में ईसाइयों पे वहां पे नहीं हमला हो रहा है, वहां पे जैनियों पे नहीं हो रहा है, सिखों पे नहीं हो रहा है, तो ईसाइयों पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे बार बार जो ये ट्रैग लाइन चल जाती है भाजपा की, कांग्रेस सरकार जो रही है हिंदी विरोधी सरकार रही है, और आप कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया। यह तो भारत की संप्रभुता के लिए हुआ था। उस वक्त की स्थिति है कि मार के भगाए गए हिंदू थे, और भारत इंदिरा गांधी की मजबूरी थी कि वहां पे इस शब्द को जोड़ना। लेकिन वही इंदिरा गांधी, देखिए इस मामले में अगर बात किया जाए तो आप जिस लाइन पे बात करना चाह रहे हैं, तो वो शरणार्थी जो आए हुए थे उसको डिपोर्ट क्यों नहीं किया कि उस वक्त इंदिरा गांधी ने? ये सवाल भी उठता है, बताया गया है क्यों? जब आपके पास ये अधिकार है, आप अभी हिंदुओं के ही हक की बात कर रहे हैं, ये अधिकार है, तो फिर आपने डिपोर्ट करके वहां उनको सुरक्षित बसाया क्यों नहीं? डाला अपने यहाँ पे, उसको सेव कर दिए, घर देकर के बसाया गया। इस बात को इस मत करिए। मैंने कहा कि आप इंदिरा गांधी के हिमायती बन रहे हैं और उसके पक्ष में बात कर रहे हैं। मैं हिमायती नहीं कह रहा हूं, बार-बार कांग्रेस के प्रति यही सवाल है। उस वक्त तो आपको भाजपा ये भी सवाल कर रही थी कि 90,000 सैनिकों को दे दिया गया, मुफ्त में वापस कर दिया गया, लेकिन 56 जो भारतीय सैनिक पाकिस्तान की जेलों में बंद थे उनकी रिहाई नहीं करवाई इंदिरा गांधी। ये भी तो बात आ रही है, तो इसका आप जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? उस वक्त तो बात ये भी आया था कि बदले में पीओ को 90,000 सैनिकों के बदले पीओ को वापस लेने की भी मांग हो सकती थी, इंदिरा गांधी ने नहीं किया। यह सब देखिए तब की तत्कालीन परिस्थिति क्या थी और क्या लिया गया था, और अभी की परिस्थिति क्या है उस पर विचार करना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि भारत सरकार के पास यह अधिकार है कि वह हस्तक्षेप करे। भारत सरकार अभी तक हस्तक्षेप क्यों नहीं की, क्या इसकी मजबूरी है, ये अलग बात है, ये हमें उसमें विचार करना होगा। लेकिन सवाल हम लोग का है कि अमित शाह के दौरे का, तो अमित शाह का दौरा एक तरफ जहां पे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ध्यान में रख के है, वहीं दूसरी तरफ उनका भारत अपनी पार्टी के संगठन को भी ध्यान में रख के है। ऐसे में एक खास सबसे अहम बात होती है कि आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं और सारे लोग मानते हैं कि बांग्लादेश जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं पश्चिम बंगाल में, इनको बसाने छुपाने का बड़ा जो पाप है जो इस देश की पश्चिम बंगाल की सरकार करते आई है। यही ममता बनर्जी इसके पहले लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट पे आरोप लगाती थी कि घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बना के उनको ये कर रही है, और उस वक्त लोकसभा के स्पीकर थे अठावले जी, उनके ऊपर कागज फेंकी, यही ममता बनर्जी। और आज यही ममता बनर्जी का सुर बदल गया और घुसपैठियों के पक्ष में बात कर रही है और आरोप लगा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट पे। देखिए जब सरकारें जब अपोजिशन में थी तो बहुत से एलिगेशन कराती, जब मोदी जी अपोजिशन में थी, भाजपा जब अपोजिशन में थी, उस वक्त आधार कार्ड का विरोध किया जाता, बहुत सारी चीजों का विरोध किया था, उसकी एक्सेप्टेंस होती है, वो अलग इशू है। नवीन जी, नरेश जी से मेरा सवाल रहेगा कि, और ममता बनर्जी ने एक स्टेटमेंट कहा था कि हम इस माटी को जानते हैं, इस मैदान को जानते हैं, और हमारे को हराना बड़ा मुश्किल होगा, इस माटी में ही खेला होवे। टीएमसी का नारा भी है कि खेला होवे खेला होवे। तो क्या लगता है कि चाहे अमित शाह जी आए या मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख आए या मोदी जी आए, इसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, जैसा स्टेटमेंट ममता बनर्जी दे रही है कि वो फिर से सरकार बनाएगी, या इस बार उनका नींव हिलेगी या परिवर्तन होगा? देखिए, परिवर्तन अब नींव हिलेगा जरूर, परिवर्तन किस साइड होगा, किस तरीके का होगा, ये भविष्यवाणी हम नहीं करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी जरूर जाएगी। उसका कारण है कि जितना भी कर ले,
हालांकि वो काफी नीचे स्तर तक का राजनीति करती है, काफी एंटी नेशनल भी यदि जाना होगा तो अपने जगह पे चली जाएगी अपनी गद्दी बचाने के लिए। जैसा कि घुसपैठियों को उनके लोग सारा आधार कार्ड और ये सब अब तो सारा चीज निकल रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल रहा है, झूठ मूठ का बनाया गया है और ये तो समय का अपेक्षा है। लेकिन ये जो है, ये जो जितना भी कर देगी, इतना ज्यादा कुकर्म की है ये तृणमूल पार्टी। हर एक जगह पे तोलाबाजी, बालू प्रचार, गुड़ प्रचार, ईटा प्रचार सारे लोग किए हैं, नौकरी खाए हैं सारे लोग किए। तो इतना कुकर्म कर करके रहने का इनको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जितना भी करे ये इनको जाना है किसी ना किसी तरीके से। आप देख लीजिएगा कि कोई ना कोई समीकरण होगा, भले 3 मुखी सरकार होगी, अलायंस की सरकार होगी, अलायंस से लड़ाई होगा, 3 मुखी होगा लड़ाई। आपको क्या लगता है नवीन जी? एक तरफ ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी का परिवर्तन होगा, दूसरी तरफ हमारे भी कह रहे हैं कि हम किंग मेकर हो वो। आपको क्या लगता है? जी देखिए, पश्चिम बंगाल की जो मौजूदा राजनीतिक स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से देखा जाए तो सिचुएशन ममता बनर्जी के फेवरेबल नहीं है। अच्छा। और यह सच है कि ममता बनर्जी ग्रास रूट पे अपनी पहल बना ली है और उनका सबसे बड़ा भरोसा आज भी लक्ष्मी भंडार और स्वास्थ्य साथी कार्ड इस पे कर रही है। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि किसी भी विकसित राष्ट्र में, संपन्न राष्ट्र में यह स्वास्थ्य सेवा पे अगर सरकार को इस तरह की सब्सिडी देनी पड़े, महिलाओं को रुपया देना पड़े, ये एक शर्मनाक स्थिति होती है। 10 रुपया दिए गए। जी बिल्कुल, ये शर्मनाक स्थिति है। आप जनता को मुफ्तखोर बना रहे हैं। 80 लाख लोगों को 5 केजी चावल दिया जाता है ना। आप लाखों रुपया, करोड़ों रुपया आप इस पे खर्च कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों 200 करोड़ रुपया लगा के एक मंदिर बना रहे हैं, कब्रिस्तान सजा रहे हैं करोड़ों रुपया दे के, ये कर रहे हैं, लेकिन एक इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं। आज के जो पश्चिम बंगाल का जो नौजवान पीढ़ी है जो आज जाता है IT सेक्टर में काम कर रहा है, अन्य राज्यों में जा रहा है, वो अपमान की स्थिति में आ गया है। ममता बनर्जी भले कहें कि हम ये हैं, भारत में एक दौर था जब लेबर कलकत्ता आते थे, बंगाल आते थे यहाँ पे काम करने के लिए, और आज बंगाल का लेबर जा रहा है भारतवर्ष के कोने कोने में। तो यह स्थिति वजह से कहीं ना कहीं एक तो रोजी रोजगार का मुद्दा हो गया। दूसरा आप देखिए जिस तरह से राजनीतिक स्थिति परिवर्तित हुई है, एक तरफ हुमायूं कबीर खड़े हो गए, एक तरफ नौशाद सिद्दीकी खड़े हो गए, लेफ्ट फिर से हाशिए पे गया हुआ लेफ्ट, और कांग्रेस फिर से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगा हुआ है, और भाजपा जिस तरह से आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं स्थितियां ममता के पक्ष में बहुत फेवरेबल नहीं है। ममता के लिए लेफ्ट बीजेपी से ज़्यादा खतरनाक उनकी पार्टी की अंदरूनी कला है। ममता इसको कैसे रोकेंगी ये उनके ऊपर तय कर रहा है, क्योंकि आज हर गली में एक नेता नहीं रह गया है, हर गली में नेता ही नेता है, और ये ममता के लिए घातक सिद्ध होगा। तो पहले तो एक भाजपा ही बार बार नारा लगाती थी कि बाकी सब लैंप पोस्ट से एक ही पोस्ट हुए, अभी बोल रहे कि हर गली में नेता का मतलब क्या है? वसूली, खुद नेता इस बात को कहते हैं। चलिए, और ये थे नवीन राय जी और नरेश श्रीवास्तव जी जिनसे हम लोगों ने बातें करी। पश्चिम बंगाल में अमित शाह जी 3 दिनों के दौरे पर है। अब देखना है कि उनका दौरा कितना फ्रूटफुल होता है, क्योंकि चुनाव से पहले भाजपा हर तरह से पश्चिम बंगाल को जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि बिहार में जैसे चुनाव जीतती है और भाजपा का यह नारा होता है कि बिहार झांकी है, पश्चिम बंगाल अभी बाकी है। या दूसरी तरफ जिस तरह से ममता बनर्जी का कहना है कि हम इस माटी के जन्म इसी माटी में हुआ और इस पीच को बेहतर समझते हैं और हम अच्छे खिलवाड़ हैं, तो क्या खेला होबे या पश्चिम बंगाल में परिवर्तन होबे, देखना यह है। जनता क्या सोचती है, जनता क्या कहती है। आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहे, इसी हर तरह के मुद्दों के साथ, ताकि हम अपनी बातें अपने चैनल के माध्यम इस तरह से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पत्रकारों के साथ आपके साथ शेयर करते रहे। आप देख रहे थे हमारे चैनल को, हमारे चैनल के साथ बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद।